आखिर सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए। दोस्तों, आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया ही होगा। हालांकि कुछ लोग इस बात को सिरे से नकार देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। खैर, इस बात को न मानने का वाजिब कारण भी है। आखिर कौन मानना चाहेगा कि सड़क पर उठपटांग हरकतें करने वाले ये बंदर हम इंसानों के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें गलती लोगों की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने ये बताया कि इंसान बाकी जीवों की तुलना में बहुत स्पेशल है। इसी कारण से अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं। सच कहे तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर सांप छिपकलियों से विकसित हुए हैं तो आज भी छिपकलियाँ क्यों हैं। कुत्ते अगर भेड़ियों से विकसित हुए हैं तो आज भी भेड़िए की प्रजाति क्यों अस्तित्व में है। खैर, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस एपिसोड में मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, आप सभी ने चार्ल्स डार्विन का नाम कभी न कभी सुना ही होगा। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी पर बात की, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा केवल 93% डीएनए बंदर से मेल खाता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए 99% तक मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे नज़दीकी पूर्वज चिंपैंजी होंगे, ना कि बंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी आप गलत हैं। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और ना ही बंदर से। इवोल्यूशन के इस प्रोसेस में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इन प्रजातियों से बहुत दूर का रहा है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब हमारा डीएनए चिंपैंजी से मेल खाता है तो हमारा इवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है। तो इस बात को समझाने के लिए हम एक फिंच बर्ड के इवोल्यूशन की कहानी आपको सुनाते हैं। ये वही कहानी है जिससे चार्ल्स डार्विन ने भी दुनिया को इवोल्यूशन के बारे में समझाया था। इसी थ्योरी ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ल्स डार्विन की ये कहानी। 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड के अस्तित्व की शुरुआत हुई। ये नन्ही सी चिड़िया अपने शुरुआती दौर में जितनी प्यारी थी उतनी ही मासूम भी। उस समय धरती पर इनकी सिर्फ एक ही स्पीसीज मौजूद थी और ये एक ही छोटे से आइलैंड तक ही सीमित थी। दूसरी हैबिटेट का ज्ञान इन्हें अभी तक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण भोजन की कमी होने लगी। ऐसे में कुछ बर्ड्स ने दूसरे द्वीपों पर माइग्रेट करने का निर्णय लिया। इसलिए फिंच बर्ड 3 ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, दूसरा ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड बी पर और जो बचे वो हमेशा के लिए आइलैंड सी पर ही रह गए। अब ये तो जाहिर है कि आइलैंड ए और बी का वातावरण उनके होम आइलैंड सी की तुलना में अलग होगा। इसलिए माइग्रेट करने वाली फिंच बर्ड के दोनों ही ग्रुप ने अपने आप को नए वातावरण में डालना शुरू किया। वहाँ उन्होंने अपने लिए घर बनाने और भोजन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की। दोनों ही आइलैंड पर रहन सहन, खाने पीने के तरीके में बदलाव था। आइलैंड ए का तापमान, इकोसिस्टम और हैबिटेट आइलैंड बी से बेहद अलग था। आइलैंड ए में खाने के लिए जो उपलब्ध था वो आइलैंड बी में उपलब्ध नहीं था। साधारण शब्दों में कहें तो आइलैंड ए में फल ज़्यादा मात्रा में थे, जबकि आइलैंड बी में छोटे छोटे कीट मौजूद थे। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाली फिंच बर्ड्स में फलों को खाने के लिए हार्ड और लंबी चोंच का विकास हुआ और आगे चलकर इन फिंच को लॉन्ग बीक फिंच बुलाया गया। जबकि कीड़ों को खाने के लिए लंबी नहीं बल्कि मजबूत चोंच की ज़रूरत थी। इसलिए आइलैंड बी पर रहने वाले फिंचों की चोंच छोटी रही लेकिन काफ़ी मजबूत हो गई। इन फिंच को शॉर्ट बीक फिंच का नाम दिया गया। अपने अपने इलाके में सर्वाइव करने के लिए दोनों ही बर्ड्स अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई। शुरुआती दौर में फिंच को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि इन आइलैंड के हालात उनके पुराने आशियाने से अलग थे। लेकिन मुश्किल हालात में सर्वाइव करने के लिए इन दोनों ने खुद को इवॉल्व कर लिया। अब धरती पर फिंच की 3 तरह की प्रजातियां मौजूद थी। पहली वो जिसके पास लंबी चोंच थी और वो फल खाती थी। दूसरी वो जिनकी चोंच छोटी और मजबूत थी और तीसरी वो जो आइलैंड सी पर मौजूद थी। सी आइलैंड पर रहने वाली फिंच वो थी जिनसे बाकी द्वीपों पर फिंच माइग्रेट हुई थी, यानी कि यहाँ फिंच अपनी असली स्वरूप में मौजूद थी। आप ये भी कह सकते हैं कि आइलैंड सी पर रहने वाली फिंच से हमें 2 नई स्पीसीज मिली जो अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ए और बी दोनों फिंच एक दूसरे से इवॉल्व हुई। हालांकि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों ही फिंच का प्राइमरी सोर्स सेम रहा और दोनों ही एक ही सोर्स से इवॉल्व होकर इस स्वरूप में आई। अगर आप इनका डीएनए मिलाएंगे तो दोनों प्रजातियों का डीएनए वही होगा जो इनके सोर्स का था, लेकिन इन दोनों का इवोल्यूशन एक दूसरे से अलग है।
ऐसे में हम इन्हें इवोल्यूशनरी कजन्स का दर्जा दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल केवल फिंच पर नहीं बल्कि हम इंसानों पर भी लागू होता है। डार्विन द्वारा दी गई ये थ्योरी दुनिया के सभी जीवों के इवोल्यूशन को समझाती है, जैसे कि सांप और छिपकली का इवोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स एक ही माना जाता है। भेड़िए और कुत्ते एक ही सोर्स से इवॉल्व हुए हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि इंसान चिंपैंजी या फिर बंदर से इवॉल्व हुआ, बल्कि असल फैक्ट तो ये है कि हम इंसान, बंदर और चिंपैंजी का एवोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स एक ही है। यानी कि पहले कोई एक ऐसा जीव रहा होगा जिनमें से कुछ इंसान में विकसित हुए, कुछ बंदर में और कुछ चिंपैंजी में। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बंदर और चिंपैंजी हमारे इवोल्यूशनरी कजन्स हैं। यही कारण है कि हमारा डीएनए भी इनसे मिलता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से इवॉल्व हुआ है या आगे चलकर चिंपैंजी या बंदर इंसान बनने वाले हैं। अब सवाल आता है कि अगर चिंपैंजी और बंदर हमारे इवोल्यूशनरी कजन्स हैं तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिनसे हम अलग हुए। ये जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स से विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स थे होमिनिडाए। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारी पूर्वज थी। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों की तरह ही दिखाई देते थे। ज्यादातर समय पेड़ों पर रहने के अलावा ये झुककर भी चलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि इनकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हम नहीं जानते, लेकिन हम एक बात तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इंसानों और चिंपैंजी की उत्पत्ति इसी प्रजाति से हुई है। आज हम होमिनिडाए को अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं। तो इवोल्यूशन की इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होने की वजह से हम अलग अलग स्पीसीज के रूप में इवॉल्व हुए, लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स सेम रहा। यही वजह है कि आज हम काफ़ी कुछ उनसे मेल खाते हैं। हमारा डीएनए भी उनसे मिलता जुलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम चिंपैंजी या बंदर से इवॉल्व हुए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है। अब आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। ज़्यादातर लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आज चिंपैंजी या बंदर हम इंसानों की तरह इवॉल्व क्यों नहीं हुए, केवल हमारा ही इवोल्यूशन क्यों हुआ। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। दरअसल कुदरत में किसी भी प्रजाति का इवोल्यूशन तब होता है जब उन्हें विकास की ज़रूरत होती है। डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी में आपने नोटिस किया होगा कि फिंच भी तभी इवॉल्व हुई जब उनकी हैबिटेट में बदलाव हुआ। भोजन खाने के लिए उन्हें एक लंबी चोंच की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपनी चोंच का विकास किया। अगर वह ऐसा नहीं करती तो भूखी मारी जाती। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के मामले में भी देखने को मिलता है। इंसान इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पेड़ से नीचे उतरकर ज़मीन पर चलने का रास्ता अपनाया, जबकि गोरिल्ला और चिंपैंजी को ऐसा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपनी पुरानी कंडीशंस में रहना ही बेहतर समझा। जब वो पेड़ पर घने जंगलों में मजे से ज़िंदगी बिता रहे थे, तब हम इंसान अफ्रीका के मैदानी क्षेत्रों में फैल गए। भोजन के लिए हम इंसानों ने ज़्यादातर समय सतह पर ही बिताना शुरू किया और इसीलिए हम दो पैरों पर चल पाए। इसके बाद इंसानों का विकास कैसे हुआ वो हम इस वाली वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की है कि आखिर इवोल्यूशन क्यों होता है और कैसे एक सिंगल सेल से इंसानों का विकास हुआ। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है, तो आप भी ज़रूर देखें। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।